हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर प्रो एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक का जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आया हुआ है उस बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपके सामने है। हम पहले डिटेल में ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद जॉब प्रोफाइल और जो भी बाकी चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जो रिक्रूटमेंट है, ये दिस रिक्रूटमेंट इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट। अभी ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है उसका जॉब प्रोफाइल हम आगे देखने वाले हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 18th August. This recruitment is on all India basis. ऑल इंडिया बेसिस है, मतलब आपको सिलेक्शन हो जाने के बाद वो ऑल इंडिया कहीं भी आपको ये पोस्टिंग मिल सकती है। अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ये 920 है, काफ़ी अच्छे वैकेंसीज है 920। अभी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 55% मार्क्स और 50% SC ST PWD कैंडिडेट के लिए होने चाहिए। एज जो है वो 1 जुलाई 2021 को आपका मिनिमम 20 और मैक्सिमम 25 और इस बीच में आपका एज रहना चाहिए। और ऑनलाइन टेस्ट जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसका टेंटेटिव डेट तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 5 सितंबर, लेकिन पैंडमिक की वजह से ये चेंज भी हो सकता है। अभी ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी यहाँ पे मेंशन आपको ये दिख जाएगी। अभी ये जो परसेंटेज कैलकुलेट करना है 55% या फिर SC ST PWD के लिए 50%, वो कैसे कैलकुलेट करना है? तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज, द परसेंटेज मार्क्स शैल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द टोटल मार्क्स obtained by the candidate in all the subject in all semesters or years by aggregate maximum marks in all the subject। मतलब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में से अगर डिग्री कंप्लीट की है तो आपको ये परसेंटेज एग्रीगेट कैलकुलेट करने होंगे। मतलब आपके टोटल मार्क्स, आपके 3 ईयर का अगर डिग्री है तो टोटल 3 ईयर्स के मार्क्स, या फिर 4 ईयर्स के डिग्री कोर्स है तो 4 ईयर्स के टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम मार्क्स इन दोज 3 और 4 ईयर्स। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये सेम रूल यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। अभी आपका अगर 54.99% एग्रीगेट आता है तो आपका वो लेस देन 55 कंसिडर करने वाले, यहाँ पे ये भी बात मेंशन की हुई है। अभी हम देखते हैं, आगे चलते हैं। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी जुलाई 1 हमने देखी है, तो जुलाई 1 को आपका डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए और आप एज का जो कैलकुलेशन करने वाले हैं तो जुलाई 1 के हिसाब से आपको ये एज का कैलकुलेशन करना होगा। 4 अगस्त से आप 18 अगस्त तक इस फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और 5 सितंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। अभी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इमोलमेंट्स, मतलब सैलरी कितनी है। तो सैलरी कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे है, लेकिन सैलरी यहाँ पे फिक्स आपको ऑलरेडी है, बता दी हुई है। यहाँ पे 29,000 पर मंथ फर्स्ट ईयर रहेगी और इसके बाद सेकेंड ईयर में आपका 31,000 हो जाएगा और थर्ड ईयर में आपका 34,000 हो जाएगा। और यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ a period of 3 years of contractual service, such appointees may become eligible for appointment as assistant manager। आपको असिस्टेंट मैनेजर मतलब पीओ की पोस्ट मिल सकती है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आपको वहाँ पे एक एग्जाम होगा, उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर इस पोस्ट पे ज्वाइन हो सकते हैं। अभी एलिजिबिलिटी तो हमने डिस्कस कर दिया है, एज भी हमने बोला है। एज मतलब एज का यहाँ पे डेट भी मेंशन की है। द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर दैन जुलाई 2 1996। इसके पहले और इसके बाद में जुलाई 1 2001 के बाद में आपका अगर जन्म हुआ है तो आप इसे एलिजिबल नहीं हो। रिलैक्सेशन भी यहाँ पे है, अगर आप SC कैटेगरी से हो तो 5 ईयर्स मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन, मतलब 25 का 30 हो जाएगा। अगर आप OBC हो नॉन क्रीमी लेयर में तो आपका 25 का 38 हो जाएगा।
और अगर आप PWD हो तो 25 का 35 हो जाएगा। और एक सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने पहले ही डिस्कस किया है, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी डिग्री, और ग्रेजुएशन के आपका कभी कंप्लीट होना चाहिए, 1 जुलाई को कंप्लीट रहना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फीस कितनी है? एग्जाम फी 200 रुपीज़ फॉर SC ST PWD कैंडिडेट एंड ₹1000 फॉर ऑल अदर्स, मतलब EWS जनरल सभी को 1000 पे करना होगा, और OBC को भी। बहुत ज़्यादा फी है। हाउ टू अप्लाई, आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर देना। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस। सो यहाँ पे आपका एक सिंगल एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे आपको प्रीलिम, मेन, इंटरव्यू ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है, आपका सिंगल एग्जाम। इस सिंगल एग्जाम में रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये 3 सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के लिए, टोटल 150 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे कॉम्पोजिट टाइम होगा टोटल 90 मिनट्स का। कॉम्पोजिट टाइम होगा, मतलब सेक्शनल टाइम नहीं है जो प्रीलिम के लिए हमारे बाकी एग्जाम में होता है, वैसे यहाँ पे नहीं है। आपको टोटल कॉम्पोजिट टाइम मिलेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा है, आपको 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने की आदत है, लेकिन यहाँ पे 90 मिनट में टोटल 150 क्वेश्चन, मतलब वो वहीं पे हो जाएगा। मतलब इसके डिफिकल्टी लेवल भी आप पीओ प्रीलिम की, या फिर पीओ प्रीलिम की आरआरबी, या फिर SBI क्लर्क प्रीलिम, IBPS पीओ प्रीलिम, ऐसी ही डिफिकल्ट लेवल होने वाली है। और रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी जो ऑब्वियस रहती है -0.25 और पर क्वेश्चन ये रहेगी। एग्जाम 5 सितंबर को होने वाली है। ओके, सो दैट्स ऑल। अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सब यहाँ पे कवर कर दिए हैं। एग्ज़ाम सेंटर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने स्टेट के हिसाब से। सो एग्ज़ाम सेंटर तो बहुत सारे हैं, लेकिन फ़ी भी उतनी ज़्यादा ही है। तो ये था इम्पोर्टेंट डिटेल्स अबाउट दिस नोटिफिकेशन। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट्स अबाउट IDBI बैंक। सो IDBI बैंक का फर्स्ट RBI ने स्टार्ट की थी, RBI ने। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बना। और इसके बाद रिसेंटली 2018 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना जो स्टेक्स था वो 51% LIC के लिए LIC को सेल कर दिया। सो अभी उसकी जो ओनरशिप है, मतलब मैक्सिमम जिसके पास रहता है उसके पास ओनरशिप रहती है, स्टेक होल्डर अभी LIC है। तो LIC हम बोल सकते हैं कि मेजर ओनर अभी LIC है। तो इज इट पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट बैंक? सो ऑलरेडी आरबीआई ने ये 2019 में क्लियर कर दिया था कि ये प्योरली प्राइवेट बैंक है। IDBI पहले पब्लिक सेक्टर में थी, लेकिन अभी ये प्योरली प्राइवेट बैंक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक्स यहाँ पे लेस देन 50% है, अराउंड 44% स्टेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है। अभी रिसेंट में अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो गवर्नमेंट ने ये भी डिक्लेयर किया है कि ये जो स्टेक्स है गवर्नमेंट ये सारे सेल करने वाले। इवन LIC इज प्लानिंग टू सेल all its stakes। एंड अभी इसका ओनरशिप फ्यूचर में किसके पास जाने वाला है, इस पे बहुत सारे आपके क्वेश्चन के आंसर डिपेंड रहने वाले। सो वर्क कल्चर कैसा है? तो अभी तो IDBI का वर्क कल्चर जो पहले था वैसे ही है। 2018 के बाद कुछ इतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं, मतलब जो पहले था वैसे ही अभी चल रहा है। LIC के पास आने के बाद LIC तो आप अगर आपको बहुत बड़ी ब्रांच मिल जाए तो वहाँ पे आपको LIC कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट उसके सेल करने के लिए बोल सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई टारगेट कंप्लीशन का इतना प्रेशर नहीं रहता, अभी तो नहीं है। फ्यूचर में हम कुछ नहीं बोल सकते। अगर फ्यूचर में LIC ने भी ये सेल किया, अपने सारे स्टेक सेल कर दिए, तो बाद में इसका ओनर को कौन होगा उस पर डिपेंड होगा कि
आपका वर्क कल्चर वहाँ पे कैसे रहने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये सारे स्टेक सपोज आईसीआईसीआई ने ले लिए, तो आईसीआईसीआई अपना वर्क कल्चर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा। अगर कोटक महिंद्रा ने ये बैंक एक्वायर किया कर दिया, तो कोटक महिंद्रा का वर्क कल्चर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई नॉन फाइनेंशियल कंपनी रिलायंस जैसी यहाँ पे एक्वायर कर लेती है, तो वो आईडीबीआई पे छोड़ देगी कि आपका जो वर्क कल्चर है वो आप अपना फॉलो कर दीजिए। अभी ये प्राइवेट हो जाने के बाद फुल्ली अगर किसी बैंक ने या फिर कोई भी किसी ने एक्वायर करने के बाद आपकी सैलरी में कोई भी कटौती नहीं होगी, सैलरी आपकी सेम रहेगी। और वर्क कल्चर वो तो डिपेंड है, कौन ओनर रहेगा उस पे डिपेंड रहेगा। तो सैलरी बहुत अच्छी है अभी तो। आई थिंक अभी जो पब्लिक सेक्टर में मिल रही है उसी हिसाब से मिल रही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है। अभी जो असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि उनकी सैलरी अराउंड 50 to 60,000 है, मतलब एट पार विथ पब्लिक सेक्टर बैंक। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ बहुत अच्छी है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो तो 5-6 साल में आपकी सैलरी मोर देन 1 लाख भी यहाँ पे हो सकती है। अभी जॉब प्रोफाइल क्या है एग्जीक्यूटिव का? सो एग्जीक्यूटिव मतलब ये क्लेरिकल की एक्चुअली पोस्ट है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये पोस्ट है, इसलिए आपको जो भी काम दिया जाएगा ऑफिस में से, वो सभी काम आपको करना होगा। मतलब आपको क्लर्क का काम करना होगा, आपको ऑफिसर का भी काम करना होगा। आप ये मानकर चल लीजिए कि आपको सारा ऑफिसर का ही काम करना है। आपको देर रात तक रुकना होगा, मतलब 7-8 बजे जब ऑफिसर निकलते हैं ना, उनके साथ ही आपको बैंक छोड़नी होगी। मतलब ये टोटली ऑफिसर का काम, लेकिन एक्चुअली आपका काम रहेगा क्लेरिकल का, लेकिन आपको करना पड़ेगा ऑफिसर का। ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ये फ़ायदा उठाने वाला है आईडीबीआई। और उसके बाद आफ्टर 3 इयर्स प्रमोशन होगा क्या? आफ्टर 3 इयर्स आपका प्रमोशन पक्का हो जाएगा। इसी में कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे एक आपकी प्रमोशनल एक नॉमिनल एग्ज़ाम हो जाएगी और वो प्रमोशनल एग्ज़ाम आप पास करने के बाद अ, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे और वहाँ पे आपकी सैलरी अराउंड 50-60,000 पर मंथ हो जाएगी। मतलब सैलरी बहुत बढ़ जाएगी और आप असिस्टेंट मैनेजर भी बन जाओगे। तो इज़ इट वर्थ टू अप्लाई? सैलरी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन प्राइवेट तो होने वाला है ना। तो अभी हम ये सोच लेने वाले हैं कि इतना हम पढ़ाई क्यों किए? अभी पढ़ाई इतना करके हम प्राइवेट में जाने वाले हैं, तो पहले ही प्राइवेट बैंक जॉइन करना चाहिए था ना। लेकिन दोस्तों, आपको अगर आपने ट्राई किया हुआ है कभी प्राइवेट सेक्टर बैंक में जॉब करने का, तो आपको पता होगा विदाउट एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलता। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अभी तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप डेफ़िनेटली इसे अप्लाई कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट को अभी लगता है कि इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उनको अप्लाई करने की मेरे ख्याल से तो इतनी ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेशर्स है, उन्हें भी अभी इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि ये टोटली प्राइवेट बैंक है। लेकिन जो जिन बच्चों को प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली अभी कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक पीओ का वर्क कल्चर और बाकी के बैंक का प्राइवेट सेक्टर बैंक के मैनेजर का वर्क कल्चर देखोगे, तो वही ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट से ज़्यादा काम जो पब्लिक सेक्टर वाले रहते हैं ना, वो करते हैं, क्योंकि वो सारे डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं। प्राइवेट में कैसा होता है कि अगर आपको एक डिपार्टमेंट दिया जाए ना, तो आपको वो डिपार्टमेंट कंटिन्यूअसली हैंडल करना होता है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में सभी आपको कैशियर का भी काम करना होगा, आपको ऑफिसर का भी काम करना होगा, सभी काम करने होते हैं। तो आई थिंक जिन बच्चों को प्राइवेट या फिर पब्लिक सेक्टर, इन दोनों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिन्हें जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो डेफ़िनेटली अप्लाई कर सकते हो। और रिव्यू बाय करंट आईडीबीआई बैंक एम्प्लॉय, तो अभी जो करंट आईडीबीआई के बैंक एम्प्लॉय, इनका भी कहना यही है कि अभी तो कुछ वर्क कल्चर में कोई चेंजेस नहीं हुए। एलआईसी ने 51% स्टेक्स एक्वायर करने के बाद फ्यूचर में चेंज हो सकते हैं, लेकिन उसकी ओनरशिप किसके पास जाने वाली है, इस पे ये डिपेंड रहेगा। अगर आपको आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक
ने ये एक्वायर कर लिया तो वो उनका वर्क कल्चर यहाँ पे डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो आगे जाकर आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी जो वर्क कल्चर है पब्लिक सेक्टर बैंक पीओ का और प्राइवेट सेक्टर बैंक के मैनेजर का, वो सेम ही रहता है। तो वो कोई प्रॉब्लम करने वाला इतने तो मेरे ख्याल से बात नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है जॉब की तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। एज भी कितना है 22 टू 25, मतलब जो बहुत साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑलरेडी आउट ऑफ कंपटीशन हो गए। मतलब जो 20 से 25 तक है उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसे अप्लाई कर लेना। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना है तो आप इसे अप्लाई मत कर देना, ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज subscribe the channel and don't forget to share this channel with your friends.